ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज हम जो है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W को डिनोट किया था, उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अब हम सिलेबस के अंदर जो है पूरी तरह से जा चुके हैं और अब हमने वो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने किया वो बेसिक भी था हमारे पार्ट का और कुछ जो है वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर आज के टॉपिक के साथ ही शुरू होंगे। ठीक है, तो आज हम एक मेन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ नोन एज स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशंस। स्टार्ट करते हैं स्टिरलिंग से। स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशन। हमने लास्ट आर्टिकल के अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया था। ठीक है, उस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बहुत सारी वैल्यू फैक्टोरियल्स में आती हैं, जैसे फैक्टोरियल n आ गया या फैक्टोरियल n-r आ गया। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यू है अगर कम है तो हम फैक्टोरियल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू हंड्रेड्स में है या सपोज करो कि n की वैल्यू 50 में है तो हम मल्टीप्लाई करके या सोल्व करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू थाउजेंड्स में चली जाए या 10 की पावर्स 4, 5, 6 किसी में भी चली जाए तो इन रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कैलकुलेट करना। तो स्टिरलिंग ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम फैक्टोरियल में n की वैल्यू चाहे बहुत ज़्यादा लार्ज हो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले स्टिरलिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, फिर इसको प्रूफ करेंगे कि एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। स्टिरलिंग ने फॉर्मूला दिया था ln फैक्टोरियल n। ln यहाँ पर लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज इक्वल टू n ln n माइनस में n। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपने आगे के लिए हमेशा के लिए याद रख लेना है, क्रैम होना चाहिए आप सभी को ये, कि अगर हमारे पास कोई फैक्टोरियल n है उसका लॉगरिथम हम ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी n ln माइनस n ln n माइनस में n। ठीक है, अब यहाँ पर जो फैक्टोरियल n है, ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसको चाहे ऐसे लिखो, ये होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू में n। उल्टा लिख लिया मैंने वैसे, क्योंकि फैक्टोरियल n का मतलब n पहले फिर n माइनस 1 n माइनस 2 लास्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसा। तो अब हमारे पास ln फैक्टोरियल n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln फैक्टोरियल n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है सब कुछ, और लॉगरिथम के अंदर अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाए, ठीक है, तो वो सम यानी कि ऐड में हो जाती है। यानी कि ln फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, ये सारी वैल्यू, तो ln के साथ 1 आएगा तो ln 1, फिर मल्टीप्लाई में ln के साथ 2 आएगा तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस ln 2 प्लस ln 3 एंड सो ऑन ln n माइनस 1 प्लस ln इंटू में। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। सिर्फ फैक्टोरियल n को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 3 4, तो मल्टीप्लाई लॉगरिथम के अंदर किस में ऐड हो गया, किस में चेंज हो गया, प्लस के अंदर चेंज हो गया। तो हमें ये वैल्यू एक तरीके से अंदाजे से मिल गई कि हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट में कि ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम। दिस कैन बी रिटन एज, सबका समेशन है ये, तो समेशन ऑफ हम यहाँ ले रहे हैं x, दिस इज इक्वल टू 1 से लेकर n और ln x।
एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये, 3 पुट करेंगे ये, n पुट करेंगे तो ये, और समेशन का मतलब सब ऐड हो रहे हैं वैल्यू के। तो सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज लाइक दिस। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को x के साथ ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक रिज़ल्ट मिलता है, और वो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके का है कि समेशन हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। कैसे? लाइक दिस, कि अगर हम इन वैल्यूज़ को लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया x की वैल्यू, ठीक है, y एक्सिस पर हमने ले दिया ln x, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहे। तो जब हम x को 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है, ठीक है। लोग 1 की वैल्यू भी 0 ही रहती है, और लोग 2 को पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो हमें जो है कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है एक, लाइक दिस, ठीक है। और ये कर्व अगर हम इन बार ग्राफ को मिलाते हैं तो इन बार ग्राफ के अप्रोक्सीमेट मिड में से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, तो अगर हम इन कर्व्स के हिसाब से इसको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कर्व इन एरियाज़ के थ्रू मिल रहा है, और जब एरिया के थ्रू कोई भी चीज़ मिलती है तो इसका मतलब वो सारी की सारी एक साथ है, और एक साथ होने का मतलब ये है कि जो समेशन वैल्यू है वो कंटिन्यूस मैनर में चल पड़ी है, और जब समेशन कंटिन्यूस मैनर में चल रहता है तो वो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिल रहा है, और वो कर्व इन बार ग्राफ के एरिया के थ्रू है, और जब वो एरिया के थ्रू मिल रहा है तो एरिया का मतलब सारी वैल्यू कवर हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं, और जब सारी वैल्यू इसके अंदर हैं तो समेशन जो है वो कंटिन्यूस मैनर में है, और जब कंटिन्यूस मैनर में है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर चेंज किया जा सकता है। सो दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी आप लिख लेना बुक में से जैसा भी हो सके, जो मैंने अभी आपको आइडिया दिया है कि एरिया है उसके अंदर, और बार ग्राफ का एरिया सारी वैल्यूज़ को कवर करेगा, सारी वैल्यू को कवर करने का मतलब कंटिन्यूस मैनर में समेशन है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जितने भी n नंबर आ सकते हैं, 1.1 1.001 सारी वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, तो वो समेशन कंटिन्यूस मैनर का इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ln फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर n तक हो गया, और ये इंटीग्रेशन किसका हो गया, ln x इंटू में dx, ठीक है। यानी कि हमने इस समेशन को दिखा दिया कि ये जो है इंटीग्रेशन के अंदर चेंज हो गया है। अब 1 अपनी तरफ से मान लेते हैं यहाँ, और इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, जैसे सोल्व करते हैं इसको, ln फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल टू x ln x, ठीक है, लिमिट 1 से लेकर के n, माइनस में 1 से लेकर के n, इसका टेंसेशन इनटू में ये टर्म एज इट इज dx, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने इसको यहाँ पर ये लिख दिया। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को।
ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, और ये टर्म एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एल एन एक्स, ठीक है। लिमिट अभी क्या है इसकी 1n, माइनस में इंटीग्रेशन 1 से n इंटू में dx। अब dx का भी सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू क्या आएगी, x ln x 1 से n माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसके लिए भी लिमिट्स क्या है हमारे पास 1 से लेकर के, ठीक है। अब लिमिट्स लगा देते हैं दोनों के लिए। अपर लिमिट n है तो x की जगह क्या आ गया, n ln x की जगह n माइनस लोअर लिमिट log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, वैसे लिख देता हूँ मैं, x की जगह 1 ln 1, ठीक है, माइनस में इसके लिए भी वैल्यूज़ को लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बचा, n ln, ठीक है, माइनस n माइनस में 1, ये टर्म 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या है 0। अब क्योंकि n हम बहुत लार्ज वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर n छोटा है तो हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम n लार्ज ले रहे हैं तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, और जब n लार्ज है तो वहाँ n-1 वैल्यू अप्रोक्सीमेट n के बराबर ही हो सकती है, सिंस n इज़ वेरी लार्ज। अगर n वेरी लार्ज है सो वी कैन रिप्लेस n बाय n प्लस n-1 या n+1 बाय n, ठीक है। तो हम इसको भी हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n ln माइनस में n, और ये सारा रिजल्ट किसका है हमारा, ln फैक्टोरियल n का, और यही चीज़ हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारा अप्रोक्सीमेट सेम आ गया है दोनों ही चीज़ों के लिए। तो एग्ज़ाम में अगर बाय चांस स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टर्लिंग फार्मूला पूछा जाए तो हम इसको डेराइव या फॉर्मूले को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस की। अब जो आर्टिकल है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है हमारे को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में दें, और उस आर्टिकल को जो है थोड़ा सा लेंथी है वो, तो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो वाइज उसको कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ जब हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था तो दो फॉर्मूले हमने निकाले थे, पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब हम उसको हाफ हाफ लेकर के चलते हैं, हाफ टेल और हाफ हेड को लिया था, और इसके लिए हमने जनरल फार्मूला ये निकाल दिया था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको बॉक्स में एनक्लोज कर दिया था। तो अभी हम इसी फॉर्मूले के बेस पर नेक्स्ट आर्टिकल को करने वाले हैं। मैंने आपको इसीलिए रिकॉल करवाया है ये फॉर्मूला कि जब भी हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें कम्बिनेशन में, तो पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n/2 का स्क्वायर इनटू में 2 की पावर n, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूले के पर बेस्ड होकर के हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जनरल केस हम निकाल रहे हैं अब। मोस्ट प्रोबेबल
डिस्ट्रीब्यूशन most probable distribution and statistical fluctuation and statistical fluctuations. इसका मतलब क्या है, एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा हम वैल्यूज़ n की लेते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेसी के नज़दीक आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया हमने एक कॉइन को टॉस करा है, उसमें हेड आ गया। ठीक है, हमने दूसरी बार टॉस करा, उसमें फिर से हेड आ गया। तीसरी बार टॉस करा, उसमें फिर से हेड आ गया। लेकिन यहाँ पर जो आया है, ठीक है, और हम चाहते भी थे कि हेड आए, तो हर बार 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वही आ गया इसके अंदर। लेकिन जब हम इसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हेड आता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है? नॉर्मली हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, तो जितना हम नंबर्स को रिपीट करते चले जाएंगे तो उतने ही हम 1/2 के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हेड आए, कई हो सकता है टेल आता चला जाए, टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया। यानी 25 में से हो सकता है 10 बार टेल ही आ जाए एक बार में, लगातार 10 बार टेल आ जाए। अगर हम लगातार 10 बार टेल आ रहे हैं तो हम ये मान लें कि हर बार टेल तो नहीं आने वाला है। प्रोबेबिलिटी फिर भी हेड की कितनी रहेगी? 1/2। कहने का मतलब ये है जितने ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते चले जाएंगे, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हम अप्रोक्सीमेट जो है, जो फ्लक्चुएशन है वो कम होती चली जाएगी हमारी। तो अभी हम इसको प्रूफ भी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट कि अब हमारे पास जनरल केस हम ले रहे हैं और जनरल केस के थ्रू इसको हमने सॉल्व करना है। n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं। लेट अस कंसिडर n distinguishable particles distributed in 2 compartments। 2 कंपार्टमेंट्स में हमने उनको रखा है। ठीक है, और दोनों कंपार्टमेंट इक्वल साइज के हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा? अभी जो मैंने आपको बताया था, द प्रोबेबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन n/2 हाफ हाफ हो सकती है दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या करा हमने? n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, उनको 2 कंपार्टमेंट में रखा और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आधे आधे के लिए निकालना चाहते हैं। और जब हाफ हाफ के लिए निकालना चाहते हैं तो अभी जनरलाइज्ड ये वैल्यू हमने यहाँ पर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Pmax बन जाएगा n/2 के लिए। तो ये एक जनरल फार्मूला हमने यूज़ करना है, और जब ये जनरल फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बिकम्स इक्वल टू, इसको हम n/2 n/2 भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर और इनटू में 1/2 की पावर n। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको अभी रिकॉल करवाया था। इस फॉर्मूले को लेकर के हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
अब हम ये मान लेते हैं n इज़ वेरी लार्ज, सिंस n इज़ वेरी लार्ज, और जब n वेरी लार्ज है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड लेट Wx बी द, W से हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब बी द thermodynamic probability of macro state n by 2 plus x comma n by 2 minus x। ठीक है, क्या कहा है मैंने कि Wx जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है कौन सी स्टेट की, n by 2 प्लस x और n by 2 माइनस एक्स की। ठीक है, x की वैल्यू n से तो काफ़ी लेस है ये मान कर चलें, एंड x इज मच लेस देन n। अब जब प्रोबेबिलिटी n by 2 प्लस एक्स मैक्रोस्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं और x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है n के लिए, तो लेट द प्रोबेबिलिटी of occurrence for this macro state is denoted by px मैक्रो स्टेट हमने प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला px के लिए क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से px दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू में n c n by 2 प्लस एक्स। ठीक है, 1/2 n फैक्टोरियल n और साथ में क्या लगा दिया NCR, और R का मतलब क्या है, ये वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 1/2 फैक्टोरियल n एज इट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय NCR को क्या लिखते हैं हम, n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल और n माइनस n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे लिखा ये NCR को हम क्या लिखते थे जनरली, क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही चीज़ इस वैल्यू के लिए यहाँ पर लिख दी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको कि ये फैक्टोरियल n एज इट इज़, r एज इट इज़, ठीक है, और n माइनस r फैक्टोरियल, और 1/2 यहाँ पर हमने एज इट इज़ यूँ का यूँ ऊपर से ये का ये लिख रखा। जब हमने वैल्यू को लिख दिया है यहाँ पर, तो अब क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज क्या है, n में से इसको माइनस कर देते हैं। तो वैल्यू 1/2 n एज इट इज़ हमने यहाँ लिखा, फैक्टोरियल n एज इट इज़ यहाँ लिखा, n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, और n में से इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, n minus 2, तो दैट बिकम्स n/2 एंड दैट बिकम n माइनस के x। ठीक है, n माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये आ गया हमारे पास, और इसका भी क्या है फैक्टोरियल, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू में, अब इसको इस फॉर्मूले के साथ हमने लिंक करना है, जो ये था यहाँ पर क्या है n/2 का स्क्वायर फैक्टोरियल का। ठीक है, ये टर्म तो हमारे पास है, ये टर्म भी है हमारे पास इस फॉर्मूले में, दोनों में हमारे पास है, ये भी है और ये भी है। हमने बनाना है इसको n/2 का स्क्वायर, यहाँ नहीं है, तो क्या करते हैं
इसके अंदर फैक्टोरियल n तो एज इट इज़ लिखा और n/2 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया और n/2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेम वैल्यू से इस वैल्यू को, और ये टर्म एज इट इज़ लिख दी n/2 प्लस x फैक्टोरियल और n/2 माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास और इस फॉर्मूले को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ देखिए पी मैक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये सारा पी एक्स के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकम पी मैक्स इनटू में ये टर्म n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x फैक्टोरियल और n/2 माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, अब n/2 क्योंकि n बहुत लार्ज वैल्यू है और मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लार्ज वैल्यूज़ को लेते हैं तो हम स्टर्लिंग के अप्रोक्सीमेशन फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो स्टर्लिंग का अप्रोक्सीमेशन फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसको उसी की हेल्प से सॉल्व करना है हमने। अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग फार्मूला स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं इसको, log या ln फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n log n माइनस में n, दिस इज द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टर्लिंग फार्मूला। ठीक है, अब इक्वेशन मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि बार बार पेज ना बदलना पड़े मुझे। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास पी एक्स दिस इज इक्वल टू पी मैक्स n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x फैक्टोरियल और इनटू में n/2 माइनस x फैक्टोरियल। ये वैल्यू थी जिसको हमने अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, अब इसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने है, इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं इसको। अभी तक हमने शायद कुछ नाम नहीं दिया है इसको, तो 1 नाम दे लेते हैं क्योंकि हमें लॉगरिथम में स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगानी है। तो पहले लॉगरिथम लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जैसे ही लॉगरिथम लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, log ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ पी मैक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में है कोई भी वैल्यू और लॉगरिथम में मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वो किस में हो जाती है, ऐड में हो जाती है, यानी प्लस। ठीक है, तो log x का स्क्वायर क्या होगा, 2 log n/2 फैक्टोरियल और जो डिवाइड में है वो माइनस में चला जाता है, माइनस के log n/2 प्लस x फैक्टोरियल माइनस log n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करा है एक बार देख लो। एक्स स्क्वायर का लॉगरिथम अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, 2x या जो भी पावर है 2 log x में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 log n/2 हो गया फैक्टोरियल में। ठीक है, और अपॉन में था ये वैल्यू और ये अपॉन में जो भी होता है वो माइनस के साथ चला जाता है। तो ये दोनों वैल्यू किसकी हो गई, माइनस में चली गई। ठीक है, हालांकि ये दोनों प्रोडक्ट थे लेकिन ऊपर जा कर के दोनों किस चीज़ में हो जाएंगे, माइनस के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ मैं क्योंकि लेंथी हो गई, अपलोड करने में मुश्किल होगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं इसको।